नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसको हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2022 के साथ साथ मध्य प्रदेश की अन्य समस्त परीक्षाओं के लिए और भारत की जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए सहायक उपकरण के रूप में एक अच्छा कंटेंट मटेरियल के रूप में आप रिवाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना सफलता की एक कड़ी मानी जाती है। और उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए शतकों के शतक वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज उसी क्रम में हम लेकर आए हैं भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की सीरीज। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत के बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, भारत की इकोनॉमी का संव्यवहार कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इन प्रश्नों के माध्यम से जान पाएंगे कि हमारे देश का आर्थिक विकास और विश्व की अर्थव्यवस्था के समक्ष जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के संसाधन कितना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, यह हम सब जान करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को न केवल जान पाएंगे बल्कि एग्जाम की दृष्टि से भी आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत हो पाएंगे। तो सीधे हमारे इस सीरीज के साथ जुड़ें और आगे बढ़ें। दोस्तों, हमारे इस कारवां के साथ आप सहभागी बनकर सफलता के पायदान पर अग्रिम पंक्ति में पहुंचें, यही हमारी आशा और प्रयास है। तो हम सीधे प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका आंसर डिस्कशन करने की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, ये जो दिए गए प्रश्न हैं ये आपको एनालिसिस करना बताएंगे और उनके आधार पर हम किस तरीके से आंसर सिलेक्ट करेंगे इसका भी हमें यहाँ जानकारी होने वाली है। तो कौन सा ऐसी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा हम यह जान पाएंगे कि भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, इसका जो साक्ष्य है, इसकी जो जानकारी है, हमें किन फैक्ट से पता चलेगी। तो इसके लिए हम अगर जानना चाहें तो आय का असमान वितरण, एक ये है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास कम पैसा है, माने कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं। ठीक, आईएमएफ की रिपोर्ट 2016 में आई थी, उसमें बताया गया था कि देश का 100% में से 80% जो धन है वो देश के सिर्फ 10% लोगों के पास है। ठीक, और जो 90% लोगों के पास धन है वो पूरे देश के धन का मात्र 20% उनके हिस्से में है। तो इस तरीके से जो हमारे देश में आय की असमानता है उसको किसी भी देश में देखा जाए तो वह एक अल्प विकसित देश की, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान होती है। तो दोस्तों, यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था का संबंध में अर्थव्यवस्था शब्द उसको बताता है जो किसी भी देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित होता है। यानी हमारा एक देश एक राजनीतिक इकाई है, भौगोलिक इकाई है, लेकिन जब उसका हम अध्ययन इकोनॉमिक्स की दृष्टि से करते हैं तो उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। उच्च निर्भरता दर, उच्च निर्भरता दर का मतलब होता है हम आयात पर निर्भर हैं। हमारा जो बहुत सारे देशों से आयात हो रहा है, जैसे मेड इन चाइना प्रोडक्ट देश को आ रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम विदेश से ले रहे हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, तो राष्ट्रीय आय में जो ग्रोथ रेट है वो डाउन हो, अपेक्षाकृत डाउन रहे, वह जो है अल्प विकसित देश की पहचान होती है। तो भारत में ये सारी विशेषताएं हैं। इसके अलावा बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, तो बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन ये जो है ये तथ्य नहीं होगा, क्योंकि बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन ये विकसित देशों में भी होता है और अल्प विकसित देशों में, दोनों में होता है। तो इसमें जो प्रमुख आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक मिनट, यहाँ पास पहला तो प्रश्न इसका सही हो गया कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को समझाता है। दूसरा है उच्च निर्भरता दर, बिल्कुल सही है। फिर बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये जो तथ्य है ये जो है दोनों में चलता है। ठीक है, ये अल्प विकसित में भी और विकसित में भी। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी जो दर है वो विकसित देशों में भी कभी बढ़ती घटती है। जैसे वर्तमान में आईएमएफ ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बताया है कि 15%
विश्व में योगदान देगा भारत। ठीक है, 2023 के लिए आईएमएफ ने बताया है कि 2023 में विश्व में आर्थिक विकास में 15% योगदान भारत का रहेगा, जबकि दुनिया के जो बड़े विकसित देश हैं चाइना, अमेरिका, उनका लगभग 4-5% योगदान है। तो इस दृष्टि से जो उनकी ग्रोथ रेट है 4-5% है, तो वह विकसित देशों और अल्पविकसित देशों की अलग अलग हो सकती है, उसका प्रभाव अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में नहीं होता। लेकिन बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन ये जो है ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है देश की अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण को बताने में। ठीक है, तो 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और ये कब तक के लिए रखा है? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा 2019 के बजट में ये लक्ष्य रखा गया था और इसको रखा गया था कि 2024 तक हम क्या करेंगे, 2024 तक हम देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका 2024 तक। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि नहीं है? तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद माने जीडीपी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, और जीडीपी का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश का प्रोडक्शन है, चाहे वो सामान का हो या सेवा का हो, ठीक है, उसका टोटल जो उत्पादन लागत है उसको गिना जाए तो वह देश की क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी। तो इसमें उत्पादन 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक है उत्पादन विधि, एक है आय विधि और एक है व्यय विधि। इसमें ह्रासमान लागत विधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर गलत। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सकल समायोजित आय, एजीआर क्या होती है? तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो आय है, इसकी परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं पूछा गया है। ब्याज आय ये भी आती है, लाभांश यानी डिविडेंड, विदेशी मुद्रा लाभ, फॉरेक्स गेन, फॉरेन गेन। ठीक, यह है फॉरेन गेन। ठीक है, तो ये तीनों आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। माने जो हमारी समायोजित सकल आय है जिसमें हम सारे राशियों को जोड़ देते हैं, समायोजित कर लेते हैं, उसमें ब्याज आय भी जुड़ेगी, लाभांश भी जुड़ेगा और विदेशी मुद्रा लाभ भी, फॉरेन गेन भी हमें जोड़ देंगे तो समायोजित आय में शामिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1867-68 में देश में जो आय थी वो कितनी थी? तो दोस्तों जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के गुलाम था उस दौरान भी देश के बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्हीं में से एक महान विशेषज्ञ और भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कहा जाने वाले दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेता रहे हैं। 1886 में कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1893 में कांग्रेस की अध्यक्षता की और 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे ये। और इन्होंने ही 1867-68 में बताया था कि देश की जो प्रति व्यक्ति आय है ये 20 रुपए है। तो इन्होंने ही उस बात को बताया था और इन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत भी दिया था। धन का निष्कासन सिद्धांत, ठीक है, और धन का निष्कासन सिद्धांत देने वाले ये महान वैज्ञानिक, महान पुरुष थे भारत के। और इन्होंने ये जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहने वाले ब्रिटिश संसद, तो ब्रिटेन में सांसद रहे। ठीक है, वहां ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है सदस्य रहे और वहां उन्होंने उसकी असेंबली में हिस्सा लिया। तो ये ब्रिटेन में भी रहे, लंदन में, और ये पारसी समुदाय से रिलेटेड थे, पारसी धर्म से रिलेटेड थे। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसकी सस्टेनेबल या पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है
ये पूछ रहा है कि पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पोषकीय का मतलब होता है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब जैसे पोषकीय का समझ लो कि आपको लगातार भोजन मिल रहा है, उसको हम कहेंगे पोषकीय या सस्टेनेबल। माने आज हमारे पास भोजन उपलब्ध है, हमेशा उपलब्ध रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, वो है सस्टेनेबिलिटी। तो पर्यटन, सस्टेनेबल पर्यटन क्या होगा? सस्टेनेबल पर्यटन ऐसा पर्यटन दृष्टिकोण जिसमें हम ये बात रखेंगे कि जो पर्यटन की गतिविधियां आज चल रही हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लगातार उसी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखते हुए हम लोगों को पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित कर सकें, पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो ये उद्देश्य क्या बताएगा? ये बताएगा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि नहीं, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, ये भी नहीं, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना बिल्कुल सही है। हमारे देश की, हमारे विश्व समुदाय की सांस्कृतिक अखंडता बनी रहे और उनकी ऐतिहासिक धरोहरों, उनकी गौरव को अक्षुण्ण रखते हुए उस पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए सस्टेनेबल पर्यटन परिभाषित करता है। तो याद रखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है। भारत में खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों, भारत में खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट, ये बताता है कि हमारे यहाँ जो भी फूड मौजूद है या विद्यमान है उसका हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि देश की जनता के लिए वो सकारात्मक रूप से सहभागी हो सके, खाद्यान्न सुरक्षा मिल सके, लोग भूखमरी से ना मरें और देश में गरीबी ना हो। इन सब के लिए, पूरे देश के समुदाय के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान किया जा सके, इसके लिए खाद्य प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है। तो सामान्य सी बात है, खाद्य प्रबंधन हम इनको देखेंगे। खाद्यान्नों का वितरण करना, खाद्यान्नों का वितरण करना, कितना वितरण करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें खाद्य प्रबंधन में शामिल होंगी। खाद्यान्नों की खरीद, ये भी शामिल है। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक रख रखाव, ये भी शामिल है। माने हम जब कोई खाद्यान्न या कोई फसल ज्यादा होती है तो सरकार उसको एमएसपी या अन्य माध्यमों से खरीद करके, प्राइवेट व्यापारी या सरकार खरीद करके उसको वेयर हाउस में, गोदाम में रख लेती है और जब जरूरत पड़ती है तब उसको फिर सप्लाई करती है। ठीक है। खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्यान्नों का निर्यात इससे रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम देश में खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं और उसका निर्यात कर रहे हैं, देश की जरूरत ज्यादा है लेकिन फिर भी हम निर्यात कर रहे हैं, तो चीज तो देश के लिए जरूरी है और हम उसका निर्यात कर रहे हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है, ये फुलफिल इस कंटेंट में नहीं है, बाकी तीनों कंटेंट इसमें शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों, नीली क्रांति क्या बताती है, ये हमें बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। नीली क्रांति शब्द से बहुत सारी ऐसी क्रांति हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक होती है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोल क्रांति एक चलती है, उसका संबंध है आलू उत्पादन से। एक है गुलाबी क्रांति, उसका संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। एक है पीली क्रांति, जिसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। एक है लाल क्रांति, जिसका संबंध है मांस या टमाटर उत्पादन से। और भी बहुत सारी क्रांतियां, भूरी क्रांति, रजत क्रांति। ठीक है। तो यहाँ जो नीली क्रांति है वो नीले पानी से रिलेट कर सकते हैं। पानी, आसमान का रंग कैसे होता है? नीला। डॉक्टर सीवी रमन ने, उन्होंने जो रमन इफेक्ट खोजा था, उन्होंने कहा था लहरों की जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो जल का भी रंग नीला दिखाई देता है। तो इस तरीके से उन्होंने तर्क दिए थे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से। तो नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से रिलेटेड है और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया गया। इसको हम मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का जो प्रयास है उसको हम ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाने लगा। ब्लू रेवोल्यूशन माने नीली क्रांति। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण क्रांति है श्वेत क्रांति।
श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किसका मतलब है, क्या है, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध कैसा होता है, सफेद होता है इसलिए। तो मत्स्य पालन से रिलेटेड है नीली क्रांति। बागवानी किससे होगी, तो बागवानी जो है गोल्डन क्रांति से रिलेटेड है, ठीक। और रेशम का उत्पादन करना सेरीकल्चर कहलाता है। पुष्प कृषि पोमोकल्चर कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो कौन सा संबंधित नहीं था। तो दोस्तों ये कुछ नाम दिए गए हैं जिनका हमें आंसर देना है कि जब देश में हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी, भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी। भारत में हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी 1966-67 में, और उसमें जो प्रमुख योगदान था एमएस स्वामीनाथन का था। एमएस स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर उन्होंने भारत में हरित क्रांति को लाया और अल्मोड़ा को स्थान बनाया। एक स्वामीनाथन नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि मैक्सिको में गेहूं की प्रजाति पर अनुसंधान कर रहे थे और वहां हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, ठीक। भारत में एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को लाया, तो इसीलिए भारत की हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। और 1966-67 में जब देश में हरित क्रांति स्टार्ट हुई उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री। सी सुब्रमण्यम कौन थे, सी सुब्रमण्यम कृषि मंत्री थे। एमएस स्वामीनाथन जो है ये वैज्ञानिक थे जिनके प्रयासों से लाई गई। तो सी सुब्रमण्यम रिलेटेड है, इंदिरा गांधी रिलेटेड है और एमएस स्वामीनाथन रिलेटेड है। रफी अहमद की अगुवाई का इसका कोई संबंध नहीं था, तो डी नंबर हो जाएगा गलत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों रेशम, रेशम जो है सहतूत रेशम, रेशम की एक किस्म है, वैरायटी है, और उसका उत्पादक प्रमुख राज्य है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशम होता है भारत का, इसीलिए इसको रेशम स्टेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ काफी भी होती है ज्यादा, रेशम भी होता है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत का कौन सा आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित हो रहा है। तो दोस्तों ये जो गलियारा है ये दिल्ली मुंबई के बीच जापान के सहयोग से विकसित हो रहा है। 2006 से इसको जो है मंजूरी मिली है, ठीक है। तो इसके सहयोग से भारत मुंबई और दिल्ली, दिल्ली और मुंबई के बीच जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो जापान की सहायता से विकसित किया जा रहा है। जो इसके बीच में जो इंडस्ट्रियल एरिया पड़ेंगे, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे, उनके बीच एक अच्छा तालमेल होगा और चीजों का आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, ये सब किया जा सकेगा, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जापान की सहायता से 2006 में समझौते के आधार पर इसको संपन्न किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की थी। तो दोस्तों भारत सरकार ने जो विनिर्माण नीति थी वो 4 नवंबर सन 2011 को जारी की थी, और इस नीति का उद्देश्य ये था, इस नीति का उद्देश्य था कि 25% जीडीपी में इसका हिस्सा बढ़ाना, ठीक, और 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना, ठीक है। इसका मतलब क्या था, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, और यह जो है अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र भी होता है। और 25% तक जीडीपी में योगदान को बढ़ाना, किसका, विनिर्माण क्षेत्र का। और ये विनिर्माण क्षेत्र को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में हम प्राथमिक क्षेत्र को कच्चा माल के रूप में यूज करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में। जैसे कॉटन, कॉटन क्या है, प्राथमिक उत्पाद है, माने प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के अंतर्गत आएगा। लेकिन उस रेशा का प्रयोग करके हम कपड़े बनाते हैं, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो वो विनिर्माण में आएगा। तो ये द्वितीय क्षेत्र में। तो इसमें 4 नवंबर 2011 को यह नीति लागू की गई थी, 4 नवंबर सन 2011, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। तो दोस्तों औद्योगिक उत्पादन से रिलेटेड क्या हो सकता है, जो चीजें उद्योग में बने। औद्योगिक उत्पादन का मतलब जो चीजें का उत्पादन उद्योग से हो, इंडस्ट्रियल क्षेत्र से हो। तो उनमें क्या होगा, विद्युत के लिए प्लांट लगाए जाते हैं, विद्युत संयंत्र जिसको कहते हैं पावर प्लांट। खनन के लिए माइनिंग, बड़ी बड़ी माइनिंग होती है, ठीक है, और वहां जो है कंपनी होती है।
और उस कंपनी का ठेका होता है, वहां से बकायदा एक व्यवस्थित खनन होता है। विनिर्माण, कपड़ा बनाना, शक्कर बनाना, बहुत सारी चीजों के प्रोडक्शन करना, उसके लिए विनिर्माण फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। निर्माण का कोई फैक्ट्री नहीं होती। निर्माण जैसे घर निर्माण कर लो आप, ठीक है, घर निर्माण कर रहे हो, रोड निर्माण कर रहे हो, ठीक है, नाली बना रहे हो, इसके लिए कोई कंपनी है क्या? ये कहीं कारखानों में बनता है घर क्या? कारखानों में नाली बनती है क्या? नहीं। ये क्षेत्र विशेष में ये आधारभूत संरचना का भाग होता है निर्माण, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक जारी करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये जो है क्या करती है, देश में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके लिए क्या जारी करती है, उसके लिए जारी करती है आंकड़े, ठीक है। तो इन आंकड़ों को जारी करने का काम सीएसओ करता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नवरत्न में शामिल है? तो दोस्तों नवरत्न में शामिल कौन सा होता है? तो दोस्तों कंपनी की 3 श्रेणियां हैं देश में। एक होती है महारत्न, एक होती है नवरत्न, और एक होती है मिनी रत्न, ठीक है। सबसे पहले जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी सामान्य रूप से, फिर वो मिनी रत्न बनेगी, मिनी रत्न से नवरत्न, नवरत्न से फिर महारत्न। तो वर्तमान में 12 हैं महारत्न, 13 हैं नवरत्न और 72 हैं मिनी रत्न, ठीक है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ये तो महारत्न है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है ये क्या है, ये महारत्न है। तो ये महारत्न है ये कंपनी, ये भी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको हम गेल कहते हैं, GAIL, ये भी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जो है, ये जो कंपनी है ये नवरत्न है। क्या है ये? नवरत्न है। तो ये महारत्न में शामिल नहीं है, ये नवरत्न है। नवरत्न में कौन आ जाएगी? ये हो जाएगी, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलुरु, ठीक है। चलिए बंगलुरु में है वो। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कुछ पॉलिसी है सरकार की, कब आई उसको हम आंसर करेंगे। सूचना तकनीकी नीति, सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी देश में कब आई? सन 2000 में इसको लाया गया, बिल्कुल सही है। IT एक्ट भी सन 2000 में लाया गया। खनिज नीति, होटल नीति, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, तो इसमें खनिज नीति का संबंध जो है 2011 से है। औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति का संबंध 2002 से है। होटल नीति का संबंध 2006 से है। अब ये लाई क्यों गई? सूचना तकनीक की नीति, जो भी सूचना तकनीक के साधन है जैसे कंप्यूटर है और बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स हैं, तो उन पर कोई ऐसी चीज अवांछित है जो इलीगल है, उस पर कंट्रोल करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया। उसमें बाकायदा कुछ चीजें दंडात्मक भी प्रावधान किए गए हैं। खनिज नीति मतलब किस क्षेत्र में कैसे माइनिंग को लीज पर दिया जाएगा, उसमें कितना टैक्स लिया जाएगा सरकार के द्वारा, अवैध कोई खनन करेगा उस पर क्या एक्शन होगा, इसके लिए बाकायदा नियमों की श्रृंखला है इस पॉलिसी में। होटल नीति, होटल कैसे बनेंगे, होटल का संचालन कैसे होगा, होटल की नियम शर्तें क्या होंगी, इनके बारे में पॉलिसी निर्धारित करने के लिए नीति 2006 में बनी। औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति, जो इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो रहा है, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही हैं, विदेशों में जा जाकर के देश के नेता अन्य देशों से, कंपनियों से, उद्योगपतियों से अपने यहाँ व्यापार करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो वो प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो पॉलिसी है उसके लिए जो नीति बनी थी सन 2010 में बनी थी। तो इस तरीके से आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 में क्या लक्ष्य रखा गया था? तो दोस्तों अगर 2020-21 की बात करें तो 15 लाख रखा गया था, और 2021-22 की बात करें तो 16.5 लाख करोड़ रखा गया था। और 2022-23 की अगर बात करें
तो ये 20 लाख करोड़ रखा गया है। ठीक है, यानी कृषि साख के लिए, कृषि साख का मतलब होता है कृषि ऋण। कृषि ऋण मतलब किसानों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपनी कृषि जरूरतों को, जो उनका फसली सीजन रहता है उसमें, जैसे कृषि यंत्रों को किराया देना है, खाद बीज का पैसा हो तो पर्याप्त अच्छे बीज बोएंगे, अच्छी गुणवत्ता की खाद, और जो भी पौष्टिक तत्व चाहिए फसल को वो भी प्रदान करेंगे। कीटों से रक्षा होगी, खरपतवारों से रक्षा होगी, इसके लिए उनको चाहिए पैसा। तो कृषि लोन यानी कृषि ऋण बैंकों के माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण के लिए दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट आवंटन किया था 2020-21 में कितना, 15 लाख करोड़ रुपए। 2021-22 में 16.5 लाख कर दिया। वर्तमान सत्र में अभी जो बजट आया 1 फरवरी 2023 को, उसमें 20 लाख करोड़ रुपए किसानों को बांटे जाएंगे कर्ज के रूप में। ये प्रावधान रखा गया है 1 साल के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 18 में। कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? तो दोस्तों, राजकोषीय नीति जो होती है वो देश की जो कोष होता है, राजकोष जिसको कहते हैं, खजाना होता है, वो खजाने में क्या होगा, पैसा आएगा जाएगा, यही सारी चीजें होंगी उस राजकोषीय नीति से। कितना हम कहाँ से ऋण ले रहे हैं, कितना कहाँ किसको ब्याज देना है, कहाँ किससे हमको ब्याज मिलेगा, कितना टैक्स कहाँ से मिलेगा, ये सब राजकोषीय नीति का भाग है। करारोपण, कर नीति, ऋण, ठीक है, व्यय करना, तो ये सब। तो पूछ रहा है कौन सा भाग नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो राजकोषीय नीति का भाग नहीं है उसमें हम आंसर देखते हैं, कर नीति है, ब्याज दर नीति है, और इसमें निवेश नीति है। ये विदेश नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ निवेश नीति है। और एक है उत्पादन नीति। उत्पादन नीति का संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ अगर विदेश लिखा होगा तो इसका भी संबंध नहीं। ठीक, तो राजकोषीय नीति का संबंध उत्पादन से नहीं है, कर से है, विदेश निवेश से है, निवेश, विदेश की जगह निवेश करिएगा, और ब्याज दर नीति से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों, सार्वजनिक आगम का मतलब होता है कि सरकार को कहां कहां से पैसा मिलेगा। ठीक है, सार्वजनिक रूप से मतलब जो सबके लिए लागू हो वो नियम के तहत। तो कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसमें देखते हैं, आयकर है, वैट है, अर्थ सहायकी परिदान है, सार्वजनिक ऋण नहीं है। ठीक है, ये जो है इसमें सार्वजनिक ऋण शामिल नहीं होगा। ठीक है, सार्वजनिक ऋण शामिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी पब्लिक कितना बैंक से कर्ज ले रही है, ठीक, वो अपने लिए ले रही है, सरकार के पास तो वो जमा है नहीं। तो सार्वजनिक ऋण जो है इसका स्रोत नहीं है, बाकी सब है। क्योंकि आयकर सरकार के पास जाता है, वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स जाता है, अर्थ सहायकी यानी जो सब्सिडी देती है सरकार तो उसके पास जाता है, फिर दूसरी चीजों में टैक्स लगाती है, तो इसके अंतर्गत है, बाकी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों, इसमें से हमें आंसर बताना है कौन सा सही सुमेलित। आयकर जो है अप्रत्यक्ष कर है, ये गलत है, क्योंकि आयकर कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक, अप्रत्यक्ष नहीं होगा। सीमा शुल्क कैसा है? तो सीमा शुल्क दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है ये? अप्रत्यक्ष है, इसलिए ये भी गलत। फिर है उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम आय का स्रोत, ये बिल्कुल सही है। मनोरंजन कर राज्य का अधिकतम आय का स्रोत, ये गलत है। ठीक है, उत्पाद शुल्क से सरकार को पैसा ज्यादा मिलता है। हाँ, केंद्र सरकार द्वारा गैर योजनागत व्यय किसकी अनुशंसा से दिया जाता है? आंसर देखते हैं, गैर योजनागत अनुदान माने कोई भी योजना के अलावा जो पैसा खर्च करना है, कितना किसको ग्रांट देना है, उसकी अनुशंसा करने के लिए जो आयोग है राज्यों के बीच और केंद्र के बीच, ये करता है वित्त आयोग। क्या करता है ये? केंद्र और राज्यों के बीच वित्त बंटवारे की अनुशंसा। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच वित्त बंटवारे की अनुशंसा करता है। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, और यह हर 5वें वर्ष इसको गठित किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है।
15वें वित्त आयोग के। और अगर अध्यक्ष पूछे इसके तो एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और वह वित्त आयोग 1951 से 1955 तक कार्यकाल था उसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना का संबंध किससे है? दोस्तों, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना का संबंध जो है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। नवीन अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ, कितना, किस पर, लोगों पर लगाया जाएगा, जो लोग ज्यादा सक्षम नहीं हैं उन पर क्या रियायत दी जाएगी, इसी के लिए सक्षम प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो ये नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से है कि अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स किस पर कितना करारोपण किया जा सके, कर भार किस पर कितना हो, इसके लिए सक्षम परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नीति आयोग का सीईओ है? तो दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ जो है ये है आपके अमिताभ कांत, जो है प्रथम थे, फर्स्ट सीईओ। एक मिनट, ये सेकंड सीईओ थे, ये फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ये नहीं है। डॉक्टर बीवीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, डॉक्टर बीवीआर सुब्रमण्यम जो है इसके अभी जो है सीईओ बनाए गए हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। एक तो डॉक्टर बीवीआर सुब्रमण्यम अभी बनाए गए हैं, और जो वर्तमान में नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है, कौन है? सुमन बेरी। और अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन हैसियत से प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों, इंडिया विजन 2020 ये देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का विजन था। इन्होंने विजन रखा था कि 2020 तक भारत कैसा देश होना चाहिए? 2020 तक भारत एक विकसित देश होगा। ठीक है, विकसित देश होगा क्या? हमारा भारत। और उन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत दुनिया का एक बड़ा हब बनेगा और बहुत बड़ा सेंटर बनेगा। इसके लिए जो कमेटी थी उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था अब्दुल कलाम जी के मार्गदर्शन में। वो कमेटी का नाम था एसपी गुप्ता कमेटी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो दोस्तों, आगे प्रश्न है 1944 में गांधीवादी योजना। 1944 में गांधीवादी योजना का जो प्रारूप था वो तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? उस महान अर्थशास्त्री का नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने सन 1944 में गांधीवादी योजना का प्रारूप रखा, और उन्होंने जो भी देश के ग्राम स्वराज है, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। और यह महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज पर आधारित यह योजना थी, गांधीवादी योजना, और जयप्रकाश नारायण जी के योजना पर आधारित थी, विनोबा भावे से प्रेरित थी। तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना 1944 में पेश किया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख योजनाएं हैं और उनका पूछा गया है विशेषताएं। तो दोस्तों, इनकी विशेषताओं को हम देखते हैं। प्रथम योजना और उसके कार्यक्रम। प्रथम योजना में क्या हुआ था उसकी विशेषता देखना। प्रथम योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम उसी प्रकार से कार्यक्रम है जैसे आज आंगनवाड़ियों के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं मिल रही हैं प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी, शिक्षा भी दी जाएगी। द्वितीय योजना जो थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तीव्र गति से उद्योगों का विकास हुआ। तो अगर एक शब्द में पूछा जाए कि पहली योजना का संबंध किससे है, तो पहली योजना का संबंध जो है सामुदायिक विकास से है और कृषि से।
कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में खेती पर ज्यादा जोर था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे कारखानों की स्थापना हुई थी, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट कोरबा में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, उसमें अंत्योदय कार्यक्रम लक्ष्य रखा गया था 1977 से 78 में। ठीक, 1977-78 में अंत्योदय कार्यक्रम लक्ष्य रखा गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था। स्वावलंबन माने आत्मनिर्भर, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। हमारा देश उस समय आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था इतना, विदेशों से जो है गेहूं आयात करना पड़ता था, इतनी गरीबी थी, त्रासदी थी, देश को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, विदेशों से खाद्यान्न अनाज जो है आयात किया जाता था, कम क्वालिटी वाला। ठीक, तो इसके लिए जोर दिया गया स्वावलंबन पे, यानी आत्मनिर्भर पे, और स्वावलंबन जो है गांधी जी का एक मंत्र था। ठीक है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था से बहुत सारी चीजें ऐसे जानने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में किस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा साल था जिसमें प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही। तो इनमें से सबसे ज्यादा रही है प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें 7%, 7.7 इतने परसेंट वृद्धि हुई थी प्रति व्यक्ति आय में। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है सबसे सफल परियोजना कही जाती है अब तक की, ठीक, पंचवर्षीय योजनाओं में। तो आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करते हैं? तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन करते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको आज बैंक बोर्ड एसोसिएशन ऑफ बैंक इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ठीक, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अध्यक्ष का चयन करते हैं। यह एक बॉडी है जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके शीर्ष पदों के लिए व्यक्तियों का क्या करती है, सिलेक्शन करती है, चुनाव करती है, चयन करती है। निम्नलिखित पर विचार करें और पूछा गया है इसमें से कि कौन कौन से भारत में व्यापक धन में शामिल है। व्यापक धन मतलब M3। दोस्तों ये जो M3 में शामिल है उसमें शामिल है जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा और बैंकों के पास जमा सभी। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ा समझ में ना आ रही होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसी विषय है जिसको एक अच्छा समझदार अर्थशास्त्री ही समझ सकता है। एक सामान्य ज्ञान के तौर पर हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी हमें ऐसे कंटेंट और से जो टर्मिनोलॉजी उसको जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो 1977 में RBI ने एक रिपोर्ट दिया था और उसमें कहा था कि जो मुद्राएं हैं वो कई प्रकार की है, M1, M2, M3 और M4। M0 का मतलब होता है जो मुद्रा चलन में है, जो मुद्रा क्या है, चलन में है। ठीक, यानी हमारे पास जो पैसा है जेब में, आपके पास जो भी पैसा, जो मुद्रा चल रही है, और RBI के पास अन्य जमा पैसा है, RBI के पास टोटल जमा पैसा है जो आदान प्रदान हो रहा है। ठीक, वो हो जाएगा M0। M1 हो जाएगा आपका, जो M1 में आ जाएगा जो RBI के पास जमा है। ठीक, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, जो भी पैसा RBI के पास जमा है लोगों का, वो सब आ जाएगा इसमें। M2 में आ जाएगा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा। ठीक, और M3 में आ जाएगा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा प्लस अन्य। तो जो M3 होता है उसमें सारी चीजें समाहित कर दी जाती हैं, माने आपके पास जो पैसा चलन में है वो भी, जो बैंक में पैसा जमा है, जो अन्य बैंकों में पैसा जमा है, RBI के पास अन्य चीजें जमा है पैसे के रूप में, तो वो सब आ जाएंगी M3 में। तो इसमें जनता के पास मुद्रा होगी जो वो भी जुड़ जाएगी। बैंकों के पास मांग जमा माने डिमांड डिपॉजिट, माने जिसको हम कहते हैं सावधि जमा खाता, अगर हम पैसे एक टाइम के लिए जमा कर दिए कि उतने साल बाद निकालेंगे, वो सब पैसा जो है M3 में गिना जाएगा। बैंकों के पास समय जमा, ये टाइम डिपॉजिट है।
और एक डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट मतलब हम डिमांड ड्राफ्ट की बात करते हैं, तो उसमें हम पैसा मांगते हैं और पैसा के लिए डिमांड ड्राफ्ट भरना होता है, ठीक है, तो वो डिमांड ड्राफ्ट कहलाएगा, कितना पैसा आपको लेना है। और एक होता है समय जमा, तो समय के साथ, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मुद्रा क्या होती है दोस्तों? काली मुद्रा का आप जो बोलचाल में ज्यादा शब्द सुने होंगे, उसको काली मुद्रा नहीं, उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक मनी। क्या कहते हैं? ब्लैक मनी, ठीक है। यह वह आय होती है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता, मतलब ऐसा इनकम चाहे किसी भी तरीके से वो किया जा रहा हो, उस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है, माने टैक्स चोरी की जा रही है। तो जब टैक्स चोरी हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे? ब्लैक मनी कहेंगे। जैसे जो गांजा है या दारू है, शराब है, जो भी लोग चोरी छिपे बेचते हैं वो टैक्स चुराते हैं, वो लोग टैक्स नहीं देते, तो इसलिए सरकार उनको गिरफ्त करती है। बकायदा लाइसेंस के तहत अगर आप काम करोगे तो एक बिल बनेगा, उसमें आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, आपका व्यापार चलेगा। बकायदा उसके लिए प्रॉफिट सर्टिफिकेट के तहत लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो चीजों पर आप टैक्स नहीं दे रहे हो वो अवैध है, अवैध आय है आपकी, इसीलिए उसको ब्लैक मनी कहा गया है, काली मुद्रा कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है शॉर्ट रूप में सिडबी। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सिडबी। कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है। और सिडबी की ही बात चल रही थी, उसी में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई है, तो किसके लिए की गई है? तो कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए नहीं, बृहत स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नहीं, लघु स्तरीय उद्योगों के लिए, क्योंकि इसका नाम ही है स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये लघु स्तरीय उद्योगों के लिए है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, लघु छोटे उद्यम आते हैं, दुर्बल वर्ग आते हैं, सभी आते हैं। तो जो बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र में ऋणदान दिया जाता है, माने ग्रामीण क्षेत्र से सीधा रिलेटेड है, तो लघु और कुटीर उद्योग गांव में होंगे, कृषि भी होगी, दुर्बल वर्ग होगा। दुर्बल वर्ग कौन आता है? कमजोर वर्ग, जिनके पास ज्यादा इनकम नहीं, जैसे महिलाएं, किसान, मजदूर, ठीक है, और ये सब गांव में मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। चलो निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का क्या काम करता है? तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि आरबीआई एक ऐसा बैंक है जिसमें आप खाता नहीं खुलवा सकते, ठीक है। वो बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक है देश का, वो ग्राहकों का बैंक नहीं है। हम आम व्यक्ति उस पर खाता खुलवा ही नहीं सकता, ठीक है। हम अन्य बैंकों में खाता खुलवाते हैं क्योंकि वो बैंकरों का बैंक है, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक, उसमें कोई व्यक्ति का खाता नहीं खुलता। तो उसका काम क्या है? तो पहले हम उसका काम पढ़ लेते हैं। साख नियंत्रण है। साख नियंत्रण का मतलब होता है क्रेडिट कंट्रोल, माने देश में कितना पैसा फ्लो करना है, कितना पैसा मार्केट में रखना है, कितना कंट्रोल करना है, इसके बारे में। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में मौद्रिक नीति बनाता है, कितनी ब्याज दर लगाना है, कितनी घटाना है। साख सृजन, साख सृजन नहीं करता। साख सृजन का मतलब क्रेडिट देना, लोन देना। लोन देना पब्लिक के लिए नहीं देता, ये बैंकों के लिए लोन देता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट उसके लिए बाकायदा है। साख सृजन का काम नहीं करता, ठीक है। साख सृजन का काम एसबीआई, मध्यांचल ग्रामीण बैंक और सब बैंक करते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सत्य है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है, सही है। आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है।
आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई, गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश भारत के समय में हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो राष्ट्रीयकरण जो है, पहले एक प्राइवेट बैंक के रूप में हुई थी आरबीआई की स्थापना, बाद में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, ठीक। 1 जनवरी 1949 में हुआ था राष्ट्रीयकरण, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण करने का काम जो है आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति का मतलब होता है देश में मुद्रा से संबंधित नीति बनाने वाली संस्था, और यह क्रिया उसकी मौद्रिक नीति होती है, ठीक है। कितनी ब्याज दर घटानी है, कितनी रखनी है, और लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो कैसे हो, इन सब के बारे में जो है ये काम करने वाली संस्था है, ठीक है। चलिए मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, इसको हमने जान लिया, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आरबीआई। आगे बात करते हैं। बैंक दर से वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत करती है, क्या बात का संकेत करती है? बैंक दर में वृद्धि, बैंक दर में जो वृद्धि होती है वो ये बताती है कि ब्याज की दर के गिरने की संभावना है, गलत। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है, यह भी गलत। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, गलत। केंद्रीय बैंक अब महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ब्याज मतलब बैंक दर जो है अगर बढ़ा दी जाए, बैंक रेट होती क्या है सीधे समझ लीजिए दोस्तों, बैंक रेट महंगी मुद्रा का अनुसरण कर रहा है। बैंक रेट वह रेट होती है जिस पर सरकार बैंक जो है लोन देते हैं और उस पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं, वो होती है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट मतलब जो व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है उसकी जो प्रतिशत है, जो दर है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा लोन की दर बढ़ेगी तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो उसको हम कहेंगे टाइट मनी पॉलिसी। और टाइट मनी पॉलिसी को हम और कहते हैं महंगी मुद्रा। माने उस समय मुद्रा का मूल्य क्या होगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो जो तरल मनी पॉलिसी उसको कहते हैं इजी मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, इसको चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं, जिसके तहत लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा पैसा होगा मार्केट में तो चीजों की महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास 100 है, हमारे पास भी 100 है, सबके पास 100 है, चीजें लिमिटेड हैं, तो जिसके पास 150 होगा तब वो उसको खरीद के ले जाएगा। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ती है। तो जब पैसा ज्यादा होता है लोगों के पास तब मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, उसको हम सस्ती मनी पॉलिसी कहेंगे, सस्ती मुद्रा। और ये जो महंगी मुद्रा है इसका मतलब बैंक रेट बढ़ रहा है, यानी बैंक से लोन लेना महंगा होगा, ठीक है। चलिए, कौन सी विपणन संस्था है? तो विपणन संस्था के बारे में अगर बात करें, कौन सी संस्था है विपणन संस्था? तो इसमें सिडबी क्या है? एक बैंक है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। सेबी क्या है? सेबी एक सांविधिक संस्था है, ठीक। ये क्या होता है? शेयर बाजार का एपेक्स बॉडी, शेयर बाजार की एपेक्स बॉडी, शीर्ष नियामक संस्था। क्या होती है ये? शीर्ष नियामक संस्था है। सिडबी क्या है? बैंक है, एक लघु उद्योग बैंक। नाबार्ड क्या है? ये बैंक है, पुनर्वित्त के लिए, पुनर्वित्त और कृषि साख का एक बैंक है। सेल जो है एक कंपनी है, महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लिमिटेड, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जो है स्टील इस्पात के बेचने के लिए, उसका मार्केटिंग करने के लिए जानी जाती है। तो सेल जो है विपणन संस्था है। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं क्या करना चाहते हैं, स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं,
तो उनके लिए क्या जारी किया जाता है, उनके लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी किया जाता है, उसको कहते हैं पी नोट्स। क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स या सहभागिता पत्र कहते हैं। सहभागिता पत्र, कोई व्यक्ति अगर स्टॉक बाजार में स्वयं को रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहता, डायरेक्ट पैसा लगाना चाहता है, तो उसके लिए पी नोट्स अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट एंट्री ऑनलाइन ना किया जाए, तो उसको ऑफलाइन किसी एक पत्र में, किसी एक फॉर्म में ऑफलाइन उसको साइन वगैरह करके मोहर वोहर लगा के एंट्री करवाने दिया जाए किसी भी संगठन में, तो ऑफलाइन हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति डायरेक्ट विदेशी निवेशक हमारे देश में जो स्टॉक बाजार में हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए पी नोट्स डायरेक्ट जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स क्या होता है? संवेदी सूचकांक सेंसेक्स क्या बताता है? संवेदी सूचकांक सेंसेक्स जो है, शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव, या राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ या बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव, या बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह संबंधित सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव। ये सही आंसर पूरा हो जाएगा। बंबई शेयर बाजार जो होता है, जिसको हम कहते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और बंबई में इसका मुख्यालय है। शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के, तो इसमें लगभग 30 कंपनियां पंजीकृत हैं, जिसके शेयरों के मूल्य का उतार चढ़ाव बताता है। इसको हम सेंसेक्स कहते हैं। ठीक है, सेंसेक्स कहते हैं, याद रखिएगा। एक होते हैं निफ्टी। निफ्टी जो है NSE का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका भी मुख्यालय मुंबई में है। 1990 में स्थापना हुई थी। उसका जो संवेदी सूचकांक है, उसका जो उतार चढ़ाव बताता है, उसको हम निफ्टी कहते हैं। और जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका जो संवेदी सूचकांक है, जो बताने वाला सूचकांक है, उसको हम सेंसेक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है आपको? अगर प्रश्न पूछा जाए तो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हो जाएगा सेंसेक्स। ठीक है, ये संवेदी सूचकांक। और एक होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1990 में स्थापना, मुंबई में मुख्यालय, और इसका जो संवेदी सूचकांक है, उसको कहते हैं निफ्टी, NIFTY। ठीक है, चलिए। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में जो सट्टेबाज नहीं है, उनको बताने वाला है तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग, और एक होता लेमडक। लेमडक, लेकिन दलाल नहीं होता। ठीक है, दलाल नहीं होता, इसका आंसर दलाल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, ये जो संस्था है, कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था, तो देश में नाबार्ड को 1982 में स्थापित किया गया था, 12 जुलाई 1982 को। और ये शिवरामन समिति कमेटी पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी कि कृषि संबंधित ऋण प्रदान करने के लिए एक ऐसी एपेक्स बॉडी होनी चाहिए जो बैंकों को, जो है कृषि जो सहायक ग्रामीण बैंक है, कृषि सहकारी ग्रामीण बैंक है, उनको ऋण दे सके, ताकि वो जनता को बांट सके, किसानों को बांट सके। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, और 1982 में स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारत में जो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स वर्तमान में GST में शामिल कर दिया गया है, और वह एक इनडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, तो ये जो शामिल किया गया था, ये ये जो शामिल किया गया था राजा जे चलैया कमेटी, राजा जे चलैया, वेंकट चलैया, उनकी कमेटी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने कहा था कि ये सर्विस टैक्स लागू होना चाहिए। और 1993-94 से इस बजट से इसको लागू कर दिया गया था। बाद में GST में विलय हो गया 2017 में। 1 जुलाई 2017 से कौन सा कानून लागू है? GST, जिसमें 17 और टोटल मिलाकर 23 प्रकार के कर जो है शामिल हैं। तो 1 जुलाई 2017 शामिल हुआ, GST में सर्विस टैक्स जोड़ दिया गया है। राजा जे चलैया की कमेटी में जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने सिफारिश की थी कि सेवा कर लगाया जाना चाहिए। तो 1993-94 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग लोकपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हमें बताना है, बैंकिंग लोकपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ये बिल्कुल सही है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें भी सुन सकता है, बिल्कुल, जो भी खाता रखेगा उन सब की सुनवाई होगी। फिर बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं, ये भी सही है।
बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। ये गलत है, बाध्यकारी नहीं होता, इसके लिए एक अपील प्राधिकरण होता है, अपील प्राधिकरण है, उस पर आप शिकायत कर सकते हो अगर इनकी जांच से संतुष्ट नहीं हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से कौन से में सबसे ज्यादा ध्यान जो है दिया गया था। तो दोस्तों मानवीय पक्ष के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए जो संस्था है वह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है 1990 से स्टार्ट हुआ है। 1990 में महबूब उल हक, इसमें महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, महबूब उल हक जो है बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे और अमर्त्य सेन भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से 1990 में यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक पर आधारित एक सूचकांक है, 1990 से जारी किया जाता है, जिसमें शिक्षा को देखा जाता है, स्वास्थ्य को देखा जाता है और प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है। तो ये आंसर याद रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना में शामिल होता है। तो हमने पुराने प्रश्न में ही बात करी, जीवन प्रत्याशा शामिल है जिसको हम स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता इसमें नहीं जुड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका फार्मूला होता है एचडीआई बराबर क्यूब एच आई 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 और ई आई, मतलब हेल्थ इंडेक्स, इनकम इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निधि कार्यक्रम, निधि कार्यक्रम है एक और उसके संबंध में दिए गए कथनों पे हमें विचार करना है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप के लिए प्रारंभ किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, बहुत सही, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता देना है, तो ये भी सही है। तो निधि कार्यक्रम के द्वारा छात्रों को स्टार्टअप प्रदान करना और उनको लोन देना ताकि वह अपना और देश का विकास में अपना योगदान दे सके। दोनों इसके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पीएम कुसुम योजना, दोस्तों पीएम कुसुम योजना क्या बताती है। पीएम कुसुम योजना का जो उद्देश्य है किसानों के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ये गलत है। कृषि ऋण के लिए किसानों की साहूकारों में निर्भरता कम करना, गलत है। भारत में फूलों की खेती का संवर्धन, गलत है। किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना, पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, माने लोगों को सोलर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सोलर पंप लगाना, अपने खेतों में सोलर पैनल लगवाना, जिसके द्वारा जो सोलर पंप हैं वो चलाए जाएंगे। तो इसके लिए बाकायदा सरकार ने सब्सिडी देने के लिए जो योजना चलाई, जिसमें 60% सरकार देती है, 30% ऋण मिलता है बैंक से और 10% जो है किसान को देना पड़ता है। ठीक है, माने 10% आप अपनी पूंजी अपने हाथ में रख के जाइए और 30% बैंक से लोन मिलेगा और 60% सरकार सब्सिडी दे देगी। इस तरीके से यह योजना जो है किसानों को बहुत सहायक सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं। अटल नवप्रवर्तन योजना मिशन, इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में ये जो बढ़ावा दिया गया है नीति आयोग के द्वारा दिया गया है और नीति आयोग इसके लिए नवाचार सूचकांक भी जारी करता है। ठीक है, नवाचार सूचकांक इसीलिए जारी करता है। कब से जारी किया गया है, 2015 से नीति आयोग की स्थापना हुई है 2015 में, तभी से नीति आयोग जो है अटल प्रवर्तन मिशन, नव प्रवर्तन मिशन जो है स्थापित किया है। ठीक है, हर क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। छिपी बेरोजगारी क्या होती है। छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किस कार्य में, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं उससे अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। जैसे एक किसान के घर में, उसके घर में टोटल सदस्य 8 लोग हैं और 8 लोग खेती बाड़ी के काम में लगे हैं। खेत की जमीन है जो है मात्र 1 एकड़ है, 1 एकड़ जमीन में 8 लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी सीमांत उत्पादकता क्या होगी, शून्य होगी। क्योंकि कुछ लोगों को अगर काम में ना भी लगाओ तो प्रोडक्शन उतना ही होना है, घर में बैठे खा रहे हैं तो क्या होगा, वो सीमांत उत्पादकता शून्य है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। उसी को हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं, माने जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं और अगर उन लोगों को हटा भी लिया जाए काम से तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वही है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसको हम कहाँ देख सकते हैं,
ये जो है कृषि में देखी जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी देश में कहाँ देखी जाती है? खेती में देखी जाती है। ठीक है, चलिए पंचधारा योजना का संबंध किससे है दोस्तों? पंचधारा योजना ये नारी कल्याण और विकास से रिलेटेड है। 1991 में चलाई गई थी। SC ST समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके कल्याण और विकास के लिए पंचधारा योजना, आयुष्मान योजना, ग्राम्य योजना, कल्प वृक्ष योजना, इनमें 5 योजनाओं का विलय कर दिया गया था और ये SC ST के कल्याण से रिलेटेड थी। इसको हम पंचधारा योजना कहते हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये बहुत प्रचलित, बहुत फेमस योजना है। 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को पानीपत से प्रारंभ की गई थी यह योजना, पानीपत से। और पानीपत कहाँ है तो दोस्तों? पानीपत जो है हरियाणा में है। कहाँ है आपका? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा राज्य में है। और यहीं से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 सितंबर सन 2018 को पूरे देश में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों 15 सितंबर सन 2018 को जो अभियान शुरू किया है उसका नाम है स्वच्छता ही सेवा। क्या नाम है उसका? स्वच्छता ही सेवा है। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है, ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर सन 2018 को। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों स्वावलंबन योजना की शुरुआत हमारे देश में सन 2010 में की गई थी। ठीक है, स्वावलंबन योजना केंद्र सरकार द्वारा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसके लिए सरकार ऋण देकर के स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रावधान किए थे। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों जवाहर रोजगार योजना रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी और यह योजना जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी और इसका जो समय था 1 अप्रैल 1989। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ की गई थी और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था, इसका समय था 1985 से 90। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये कब पारित हुआ था? सन 2005 में पारित हुआ था और इसी के द्वारा जो है मनरेगा योजना लाई गई थी, मनरेगा योजना। ठीक है, पहले इस योजना का नाम था नरेगा और पूरे देश में लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से लागू हुई थी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। ठीक, और 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी। फिर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा नामकरण हो गया। महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया 2 अक्टूबर 2009 के दिन इस योजना में। ठीक है, पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, फिर बाद में 2009 में नामकरण हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा कार्यक्रम सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम वह कार्यक्रम होता है जिसके द्वारा समाज के किसी भी समुदाय का सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जाता है, जैसे महिला, वृद्ध, विधवा और बच्चे। ठीक, तो ये आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती, असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना ये शामिल है। जैसे आम आदमी का बीमा करा दिया जाना, ये भी सामाजिक सुरक्षा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बीमा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बीमा कराना, सही है। असंगठित वर्कर जो ट्रेंड नहीं है, अकुशल है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन वगैरह की व्यवस्था करना शामिल है। ठीक, लेकिन जो रोजगार योजना है ये जो है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि इसके तहत उनको एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है बीमा वगैरह सब में और इसमें भी, लेकिन ये शहरी रोजगार योजना में केवल रोजगार दिया जाता है, उसको अपने मेहनत करके कमाना पड़ता है। ठीक है, मेहनत से कमाना पड़ेगा तब मिलेगा पैसा। चलो, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसकी हम बात करें तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर सन 1952। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। इसके अलावा देश के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर। ठीक है, और 1952 में
इस दिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें लघु कुटीर उद्योगों का विकास, ग्राम का विकास, देश का विकास, ऐसी संकल्पना रखी गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों समन्वित बाल विकास परियोजना, इसका जो और नाम है, उसका नाम है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी इसको कहा गया ICDP। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, ये 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य था जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे रिलेटेड, तो पूरा पोषण देना आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, सही है। टीकाकरण करना, टीकाकरण किया जाएगा, बिल्कुल सही है। पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा किया जाना, सही है। परिवार नियोजन से कोई संबंध नहीं, इसमें मातृ और शिशु सुरक्षा की बात तो कही गई है, लेकिन परिवार नियोजन इसमें शामिल नहीं है। पूरा पोषण शामिल है, टीकाकरण शामिल है, पोषण और स्वास्थ्य इच्छा शामिल है, स्वास्थ्य जांच शामिल है, ये सब ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि क्या है? दोस्तों प्रत्येक देश के भारतीय प्रत्येक भारतवासी का एक अपना पक्का घर हो, बरसात के उन जो आंधियां हैं, तूफान हैं, पानी की बौछारें हैं, वो उसके टूटे हुए छज्जरों से उसके अंदर जाकर के उसको रात में सोने ना दें, ऐसी स्थितियों से बचाने के लिए प्रत्येक भारतवासी को एक पक्का घर हो, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था 2015 से। ठीक है, और 2015 से 2022 तक का लक्ष्य रखा था कि सभी को अपना घर प्रदान किया जाएगा, सबको घर, सबको आवास योजना 2022 उसका टारगेट रखा गया था। लेकिन अब इसमें संशोधन करके अब इसमें क्या कर दिया गया है? संशोधन, और यह योजना 2015 से लेकर के 2024 तक रख दी गई है, क्योंकि वर्तमान सरकार का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। 2 साल इसके पास अभी और है, तो जो लोग वंचित रह गए हैं अभी, जिनको लाभ नहीं मिला, उनको भी लाभ दिया जाएगा। 2024 तक इस योजना की अंतिम अवधि निश्चित की गई है, तो आंसर याद रखिएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। विजन 2020 इंडिया किससे संबंधित है? तो हमने बात की थी अब्दुल कलाम जी के मस्तिष्क की उपज थी यह योजना, और यह जो है देश के आर्थिक विकास से, देश को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देना, देश को इंडस्ट्रियल ग्रोथ देना, देश को टेक्नोलॉजी में ग्रोथ देना, देश में जो टेक्नोलॉजी का हब है उसको बनाना, एक मेक इन इंडिया को विकसित करना। आज जो भी सरकार कार्यक्रम कर रही है, कहीं ना कहीं वो विजन इंडिया 2020 से भी प्रेरणाप्रद है और उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, अर्थ विकास को आगे बढ़ाना। ठीक है, हाँ, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। दोस्तों बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है, ये इसमें कौन कौन से शामिल होता है? स्वास्थ्य शामिल होता है, शिक्षा शामिल होता है, जीवन स्तर शामिल होता है, तीनों शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, इसमें सब शामिल किया जाता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है, और इसमें ये जो सूचकांक है, ये उस देश को बताता है कि वहाँ स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी है, जीवन स्तर कैसा है, ये सब पता चलता है उसके माध्यम से, सूचकांक के माध्यम से। अभी जो सूचकांक 2022 में आया था, उसमें भारत को सबसे टॉप में रखा गया था कि यहाँ बहुत निर्धनता है, बहुत ज्यादा लोग निर्धन हैं, लगभग 20 करोड़ 22 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी को झेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो कौन सी नीतियां भारत को जो है उन्मुक्ति प्रदान करेंगी? भारत को उन्मुक्ति प्रदान करने का मतलब होता है कि राहत प्रदान करेंगी। क्या प्रदान करेंगी? राहत। ठीक है, तो कौन सी ऐसी नीति है जो वित्तीय संकट उत्पन्न होने में सहायता हो सकती है? तो बताइए। अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, तो ये नहीं होगा। कुछ और, विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, कुछ और विदेशी बैंकों, 1 मिनट यहाँ देखते हैं। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना, यह भी नहीं होगा। अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, बिल्कुल सही है। माने हमारे पास यदि कोई राष्ट्र ऋण दे रहा है कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, तो उस पर हम डिपेंड ना रहें, हम दीर्घकालीन ऋणों पर निर्भर रहें और दीर्घकालीन पूंजी किसी में लगाएं, ताकि हमें वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे हमें लाभ मिल सके। ठीक है,
तो पहला जो है इसका सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें जो मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये देश की जो है व्यापार नीति का संचालन करता है। तो याद रखिएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। 2019-20 में कौन सा भारत में सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला राष्ट्र था? तो सबसे ज्यादा व्यापार हुआ था हमारा अमेरिका के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें टॉप में था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो इनमें दिए गए जो विकल्प हैं उसमें से विनिर्मित प्रोडक्ट जो भारत बेचता है उनमें से सबसे ज्यादा जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इनमें। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत निर्यात की मंद प्रगति के क्या कारण है? तो भारत में विकास जो है मंद गति से हो रहा है। मंद गति मतलब धीमी गति से हो रहा है। इसके कारण क्या है? इसके कारण है ऊंचे मूल्य होना। ठीक, जो अन्य देश की वस्तुएं हैं सस्ती हैं लेकिन देश की वस्तुएं महंगी हैं, तो उसका एक रीजन है। विदेशी प्रतियोगिता, यानी प्रतियोगिता का मतलब कंपटीशन का मतलब गुणवत्ता भी हो और सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो। ठीक, यानी देश में ऐसे प्रोडक्ट बनाया जाए जो गुणवत्ता युक्त हो, क्वालिटी वाले हों, सस्ते हों, टिकाऊ हों अन्य देशों की अपेक्षा, वही होगी प्रतियोगिता। तो ये हमारे देश में स्तर कम है, निम्न स्तर का माल है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी मामले जो है इसके मंद प्रगति के कारण बनते हैं। ठीक, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना कैसे कब की गई है? तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना किसके लिए की गई है? तो निर्यात उद्योगों का संवर्धन करने के लिए। माने हम जो प्रोडक्ट को विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं, उसके लिए फ्री इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? तो दोस्तों भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की जो घोषणा है 1 अप्रैल सन 2000 में की गई थी। 1 अप्रैल सन 2000 को की गई थी। इसका मतलब ये था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, इसका मतलब ये था जिन क्षेत्रों में जो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं वो उस क्षेत्र के मार्केट के अकॉर्डिंग उसको बाहर भेजा जाए, उनके प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, वहां और अच्छी क्वालिटी को एनहेंस किया जाए। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में पीथमपुर में है। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो दोस्तों कौन सा संगठन है जो विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो इसमें जो है ये मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ईसीजीसी ये भी है। तो उपरोक्त सभी तीनों संगठन जो है विदेश व्यापार का संवर्धन करते हैं। ई बीज किससे संबंधित है? दोस्तों ई बीज एक पोर्टल है और वर्तमान में यह पोर्टल जो है बहुत अच्छा प्रचलन में है। इसका मतलब है सरकारी सेवाओं की पहुंच है तो एकल प्लेटफॉर्म। तो इसका जो है सरकारी पहुंच के लिए एकल प्लेटफॉर्म इंफोसिस के द्वारा इसको बनवाया गया है। इंफोसिस कंपनी जो है इसको ऑपरेट करती है और इसके द्वारा जो भी निवेशक औद्योगिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ई बीज पोर्टल में अपनी सारी जानकारी अपडेट करेंगे, वहीं उनको जो है सारी जानकारी मिलेगी। किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा सरकार की पूंजी को दिखाता है, उसमें उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, सारी मंजूरी उसी पोर्टल से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। तो और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारी सरकारी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पे मिलाएंगी। उनका योजना उसका नाम है ई बीज पोर्टल। ठीक है, ई बीज याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है उसका? ई बीज। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन की सुधारने में सक्षम नहीं है? तो कौन सा भुगतान संतुलन को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, ये तो सही है। आयातों पर अधिक कर लगाना, रुपए का अवमूल्यन, ये भी सही है। निर्यातों पर अधिक कर लगाना, आयातों पर अधिक कर लगाना, ये भी सही है। निर्यातों पर अधिक कर लगाना ये सही नहीं है। माने अगर प्रतिस्थापन नीति अपनाई जाती है, आयात प्रतिस्थापन नीति का मतलब होता है जो प्रोडक्ट को हम विदेश से आयात कर रहे हैं उसका देश में ही ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए ताकि उसको खरीदना ही ना पड़े, विदेश से लेना ही ना पड़े, उसको प्रतिस्थापन नीति कहते हैं। यदि ये बढ़ जाएगी तो हमारा भुगतान संतुलन अच्छा होगा, अर्थात विदेशों में जो हमको
वस्तुएं खरीद रहे हैं उनका अपने देश की मुद्रा में पेमेंट कर रहे हैं उनकी मुद्रा में, तो भुगतान संतुलन हमारा कमजोर होता है। तो ये जो है पॉजिटिव वे पे है। रुपए का अवमूल्यन, अगर हम रुपए का अवमूल्यन कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लेन देन ज्यादा होगा। आयातों पर अधिक कर लगाना, अगर विदेशों के सामान पर आयात कर लगा देंगे तो सामान हमारे यहाँ कम आएगा, देश का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यहीं ज्यादा खपत होगी। निर्यातों पर अधिक कर लगाना, निर्यात पर अगर ज्यादा कर लगा देंगे तो निर्यात हतोत्साहित होगा, बाहर कोई खरीदेगा नहीं, चीजों को महंगी रह जाएंगी। तो इसीलिए इस पर संतुलन सुधारने में सक्षम नहीं है, बाकी तीनों सक्षम हैं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों मुद्रा अवमूल्यन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो प्रयुक्त मुद्रा है उनके तुलना में हमारे देश की मुद्रा का मूल्य जो है घट जाना। यानी मुद्रा का अवमूल्यन, बाहरी मूल्य घटता है। अवमूल्यन में ध्यान रखिएगा, अवमूल्यन में बाहरी मूल्य घटना, बाहरी मूल्य क्या हो जाता है? घट जाता है। और आंतरिक मूल्य ना तो बढ़ता है ना घटता है। माने अगर देश में अवमूल्यन हो गया है मुद्रा का तो उसमें केवल हमको पता चलेगा विदेशी व्यापार से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, देश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही है डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। और जो वर्तमान में जो अवमूल्यन है, ठीक है, डिवैल्यूएशन उसको कहते हैं, डिवैल्यूएशन अवमूल्यन। ठीक है, तो वो अवमूल्यन क्या होता है? बाहरी मूल्य पर प्रभाव पड़ता है और आंतरिक मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो डिमोनेटाइजेशन की बात की रहे हैं तो विमुद्रीकरण, उसका मतलब होता है पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा जारी करना, जैसे 2016 में भी मोदी जी ने किया था 8 नवंबर 2000। तो दोस्तों हम 74 क्वेश्चन को देख रहे हैं और इसमें दिया गया है चालू लेखा घाटा, यानी चालू खाता जो घाटा है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। तो जब देश में आयात ज्यादा हो, निर्यात कम हो, तब हमें विदेश में पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है अपने देश की मुद्रा से उस देश की मुद्रा में। तो जब निर्यात ज्यादा हो और निर्यात कम हो और आयात ज्यादा हो, उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन हुआ था? तो रुपये का 2 बार अवमूल्यन होने का मतलब हमारे देश की बाहरी मुद्रा का, जो देश की मुद्रा का मूल्य है, वो मुद्रा का बाहरी मूल्य घट जाना। मुद्रा का बाहरी मूल्य क्या कर देना? जानबूझकर कम कर देना, जानबूझकर कम करना। ठीक है, ये देश द्वारा डायरेक्ट जानबूझकर किया जाता है, ताकि इससे क्या होगा? लाभ। तो इससे जो लाभ होगा वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक निवेश जो है, निवेश बढ़ेगा, दूसरा निर्यात भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये 1991-92 से जब 1991-92 में जब नई सरकार बनी थी, उस समय इसका 2 बार किया गया था अवमूल्यन, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 बार अवमूल्यन 1991-92 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम होता क्या है? तो जो विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा का देश में एक्सचेंज करना। ठीक है, यानी विदेश की मुद्रा का अपने देश की मुद्रा में क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना, उसको हम क्या कहेंगे? विदेशी विनिमय। तो वो जो कानून है ये सन 2000 से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? सन 2000 से लागू हुआ था। ठीक है, चलो विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? दोस्तों विश्व बैंक के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है आपकी 189। ठीक, 189 है, ये 189 सदस्य देश है। इसका स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक, ये अमेरिका में है मुख्यालय, याद रखेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसका प्रकाशन है, ये पूछ रहा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को हम विश्व विकास रिपोर्ट भी कहते हैं हिंदी में, विश्व विकास रिपोर्ट। और ये जो है वर्ल्ड बैंक का प्रकाशन है। किसका है? विश्व बैंक का।
तो इसमें आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास का बैंक। इसी को कहते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक। इसका पुराना नाम था IBRD और इसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण लिखा हो, विकास का बैंक लिखा हो या वर्ल्ड बैंक लिखा हो, एक ही नाम है और ये विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, चलो हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स। हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स जो है किसके लिए जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये हरा सूचकांक जो है विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा कि विश्व बैंक के द्वारा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हरा सूचकांक है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और जो देश पर्यावरण के अनुकूल विकास करते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। आगे बात करते हैं स्वर्ण ट्रेंच रिजर्व ट्रांस किसको बताता है? तो ये जो शब्द है ये बताता है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, केंद्रीय बैंक की क्रय की व्यवस्था, या WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली, या IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली। तो दोस्तों स्वर्ण ट्रेंच जो होता है यह जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली होती है, उसको हम रिजर्व ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शब्द संक्षेप, ये एक शब्द है और यहाँ मिस हो गया है, यहाँ पास है ट्रिम्स, TRIMS। ट्रिम्स क्या होता है? ट्रिम्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इन्वेस्टमेंट मेजर्स मतलब व्यापार संबंधित निवेश उपाय। तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक का मुख्यालय सही दिया गया है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एक गलत, 3 गलत है और एक सही है। UNO अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, लेकिन ये लंदन दिया है तो गलत हो जाएगा। WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1995 में स्थापना हुई है। ठीक है, तो 1995 में स्थापित हुआ है, ये सही है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। FAO का मतलब होता है फूड एसोसिएशन ऑफ फूड एंड FAO जो खाद्य और कृषि संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय जो है रोम में है और रोम जो है इटली की राजधानी है। ठीक, तो ये इटली में है ना कि जिनेवा में है, इसलिए ये 3 स्टेटमेंट गलत है। WTO यानी 1995 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा सही है। चलो, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल जो है किसके हितों की रक्षा करता है पूछ रहा है। तो ये व्यक्ति और राज्य के हितों दोनों की रक्षा करता है। अब कैसे करता होगा? तो इसके लिए हम एक शब्द पढ़ेंगे, मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य और निजी दोनों का काम होता है, माने सरकारी कंपनी भी होती है और प्राइवेट कंपनी भी होती है। तो यहाँ प्राइवेट जो होगा वो सरकार को टैक्स देगा, सरकार को लाभ मिल रहा है। सरकार जो होगी वो जनता को कम दाम पर, कम कीमतों पर सेवाएं मुहैया कराएगी, तो वो व्यक्ति का हित हो गया, तो दोनों को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की इसमें परिभाषा दी गई है, सीधा समझिए, एक उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग एक वित्तीय वर्ष में। ये एक की कंपलसरी शर्त है, एक वित्तीय वर्ष में। और भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, समाप्त होता है 31 मार्च तक। इस वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी सेवाएं और उत्पादन होगा उसका हम टोटल फैक्टर कास्ट जोड़ेंगे, उसी को हम GDP कहते हैं और उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, चलो 1949 में भारत सरकार ने एक आय कमेटी गठित की थी। पूछा गया है कि उस आय का अनुमान लगाने के लिए जो कमेटी गठित हुई थी 1949 में, उसका चेयरमैन कौन था? तो चेयरमैन यानी अध्यक्ष उसके थे PC महालनोबिस। ये भारत के महान सांख्यिकीविद हैं। क्या नाम है उनका? प्रशांत चंद्र महालनोबिस।
और इन्होंने ये महान सांख्यिकी के ज्ञाता थे और इनका जो जन्मदिन है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महान सांख्यिकी के ज्ञाता रहे भारत के और कलकत्ता में इन्होंने सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की है। तो यहाँ याद रखिएगा, वहाँ स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, पीसी महालनोबिस ने स्थापित किया था, तो इनका नाम याद रखिएगा। और क्या है, ये महालनोबिस जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार भी रहे हैं। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या प्रसारित करता है? तो दोस्तों, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। यानी हम मानव संसाधन को अगर बढ़ा रहे हैं, मानव पूंजी का मतलब होता है मानव संसाधन, मानव संसाधन का मतलब पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति। उससे क्या होगा, जो हमारे पास संसाधन का अच्छा उपयोग हो सकेगा। यानी जो चीज का आप उपयोग करना जानेंगे तो अच्छे से यूज कर पाएंगे, जब जानेंगे ही नहीं तो नहीं यूज कर पाएंगे। तो समुचित उपयोग होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कुशलता में वृद्धि होगी, मतलब स्किल्ड जो डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ेगा। ये सब जो है इसको प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में से कौन भारत में कृषि सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो इसमें से कौन से ऐसे नेता थे जिनका मानना था कि हमारे देश में जो सहकारी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है वो सफल नहीं होगी? उनमें से जवाहरलाल नेहरू तो मानते थे, लाल बहादुर शास्त्री भी मानते थे, अबुल कलाम आजाद भी मानते थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ये नहीं मानते थे। इनका मानना था कि हमारे देश में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कभी सफल हो ही नहीं सकती, तो ये जो है समर्थक नहीं थे, इनका याद रखिएगा। ठीक है, चलो, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, कॉफी एक पेय पदार्थ है जिसको जो है यूज करते हैं और इसका उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। इसको कहवा भी कहते हैं हिंदी में। तो सबसे ज्यादा है कर्नाटक, सेकंड नंबर में आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश, थर्ड में आता है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, इसमें इनका क्रम, पहला कर्नाटक है फर्स्ट नंबर, सेकंड आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये कर्नाटक में जो है कॉफी और रेशम सबसे ज्यादा होता है। अब आता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। दोस्तों, बीमा क्या होता है? बीमा एक प्रकार की गारंटी है। जो भी चीज का आप बीमा करा लेंगे वो एक नियत समय के बाद कुछ संकट काल में विपरीत स्थिति पैदा हो जाए तब वो सहायता करेगा। कृषि के क्षेत्र में जो बीमा कराने की योजना है 1999-2000 से ये रबी के सीजन में शुरू की गई थी। अब ये जो योजना है ये 1985 में एक योजना शुरू की गई थी, बीमा योजना। ठीक है, उसका नाम था व्यापक बीमा योजना। 1985 में जो शुरू हुई थी व्यापक बीमा योजना, इसको समाप्त करके फिर 1999 में रबी सीजन से क्या स्टार्ट कर दिया गया? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसके अंतर्गत देश की रबी और खरीफ फसलों का बकायदा फसलीवार बीमा कराया जाता है। और अगर ओला, पाला, वर्षा, अतिवृष्टि से समाप्त हो जाए फसल तो उसका प्रीमियम के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, उसमें देखते हैं। कहा गया है कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे अच्छा उचित वर्णन करता है? आप प्रश्न को देखकर घबराएं नहीं, जो प्रश्न जितना ज्यादा लिखा होगा वो उतनी ही ज्यादा सटीक जानकारी देगा और आप उत्तर तक अंतिम रूप से पहुंच ही जाएंगे। तो ये वर्णन करता है कि जो 20वीं शताब्दी का 60वां दशक था, यानी 1960 का दशक, तो 1966-67 में स्टार्ट हुई थी देश में हरित क्रांति, ये हम जानते हैं। तो इसमें हरित क्रांति का वर्णन करता है प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव। तो हरित क्रांति की विशेषता पूछ रहा है। क्या इसमें हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती की विशेषता थी? नहीं। गहन कृषि जिला कार्यक्रम था? नहीं। उच्च उपज कृषि किस्म कार्यक्रम ये तो था, लेकिन बीज, उर्वरक, जल तकनीक ये ज्यादा अच्छा वर्णन करता है, क्योंकि इसमें बीज, अच्छे गुणवत्ता युक्त बीजों की बात कही गई थी और ज्यादा से ज्यादा खाद उत्पन्न मतलब उर्वरक उत्पादन यूज करने की बात कही गई थी। जल की मतलब सिंचाई के लिए बड़े बड़े डैम बनाए गए थे, सिंचाई के लिए सुविधाएं। टेक्नोलॉजी, फव्वारा सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसके द्वारा खेती होगी और बाकायदा गेहूं और धान की फसल ज्यादा उत्पादित की जाएगी। इसको हम प्राचीन समय में या अपने देश की आजादी के बाद अमेरिका से आयात करते थे। तो ये ज्यादा इसकी व्याख्या करता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलो, नेक्स्ट है, इस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था सन 2008 में। दोस्तों, जो हमारे
देश की जो जमीन है, जो भी भूमि है, उसका एक अच्छा आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम, यानी इसका डिजिटलीकरण करना, उसके पुराने रिकॉर्डों का नवीनीकरण करना, नए प्रपत्रों में शामिल करना, इसके लिए प्रारंभ हो चुका था कार्यक्रम सन 2008 में। ठीक है, और आज तो डिजिटलीकरण का दौर है, आज सब ऐप में उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति अपना खसरा खतौनी अपने मोबाइल से चेक कर सकता है। ठीक है, तो भारतीय चारागाह है और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय चारागाह, चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान का मतलब होता है ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये झांसी में है, झांसी यूपी में है, और महारानी लक्ष्मीबाई का संबंध यहाँ से है। तो यहाँ जो है चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, मतलब पशुओं के लिए कौन सा चारा अच्छा होगा, उनके लिए पौष्टिक होगा, इसके बारे में वहाँ रिसर्च किया गया है, और इसका किस्म जो है बाजार में उपलब्ध है, उसको आप बोएंगे तो इसमें पशु आहार के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए, विद्युत एवं ऊर्जा औद्योगिक क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर किसमें विदेशी निवेश की सीमा प्रतिशत है? पूछा गया है कि जो बिजली बनती है यानी एनर्जी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी प्लांट के थ्रू, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ करके विदेशी निवेश की सीमा कितने प्रतिशत है? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में केवल अधिकार केंद्र सरकार के अधीन सरकारी कंपनियों का ही है। बाकी जो कंपनियां हैं बिजली बनाने के लिए, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो या थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, उसमें 100% एफडीआई को आकर्षित करने की बात कही गई है। 100% मतलब विदेशी निवेश पूरा किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन से जो मद हैं वो जो है सम्मिलित हैं गैर वित्तीय ऋण में? गैर वित्तीय ऋण का मतलब होता है डायरेक्ट फाइनेंस के रूप में लोन न दिया गया हो, तो उसमें कौन शामिल है? तो परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोष बिल, या दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। तो जो हमारा परिवारों का बकाया गृह ऋण होगा, गृह ऋण का मतलब होता है होम लोन। क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि जो होगी, यानी हम जो भी क्रेडिट कार्ड यानी लोन ले रहे हैं उसमें जो हमारी बकाया राशि है यानी लोन यानी ऋण। राजकोष पर बिल यानी ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, इनमें पूछ रहा है कौन सा इसका सही उत्तर है। तो ये गैर वित्तीय ऋण है, मतलब ये डायरेक्ट नहीं मिलता, ये दीर्घकालीन पूंजी के रूप में मिलता है। तो ये दीर्घकालीन मदें हैं, दीर्घकालीन मदें, इनको हम लंबे समय के अंतराल में चुकाएंगे, अदा करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, किसे जीएसटी के दायरे में रखा गया है? तो दोस्तों इसमें से जो दैनिक उपयोग की वस्तु है घी, इसको रखा गया है, इलेक्ट्रिक को नहीं रखा गया है, पेट्रोल को नहीं रखा गया है, और शराब को भी नहीं रखा गया है। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो इसमें से प्रत्यक्ष कर हमें पहचानना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। आयकर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। क्यों? क्योंकि एक विक्रेता पर लगता है, लेकिन अंततः वह वस्तु महंगी जो है ग्राहक खरीदता है। ग्राहक जो है बढ़ा हुआ मूल्य पर वस्तु को खरीदता है, यानी कारापात किस पर है? ग्राहक पर। काराघात किस पर होता है? यानी लगाया किस पर जाता है? विक्रेता पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। तो शराब जो है राज्य सूची का विषय है। शराब किसका विषय है? तो हम जब अपने संविधान में 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, उसमें जो है 3 सूची है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक होती है समवर्ती सूची। तो इसमें जो शराब है, शराब पर नीति बनाने का अधिकार जो है राज्यों को है, और उसकी जो राज्य सूची की 8वीं अनुसूची है उसमें लिखा गया है 8वीं मद में शराब। तो शराब के बारे में कर लगाना, उसका उत्पादन कर लगाना राज्य सरकारों का अधिकार है। ठीक है, चलो, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसमें पूछा गया है कौन सी घटना सबसे पहले हुई। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हो गया था। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम नियमन 1949 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी, और बीमा कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण है 1956 में हुआ था, और एक 1973 में हुआ था साधारण बीमा कंपनी का। तो ये जो है समय, इसको हम देख लें
तो पूछा गया सबसे पहले कौन सी गठित हुई, तो आंसर हो जाएगा बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 1949, ये जो है सबसे पहले गठित हुई थी। चलिए, किस कंपनी के डिवेंचर धारक उसके क्या होते हैं, डिवेंचर मतलब लेनदार, ठीक है, जो शेयर धारक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेनदार होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो दोस्तों एक योजना चालू हुई थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये बहुत बड़ी योजना थी, 1995 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत 5 योजनाएं शामिल थी, और उनमें से जो योजना शामिल थी एक अन्नपूर्णा योजना थी, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम था, और इसके अलावा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग मतलब विकलांग, तो जो लोग विकलांग हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे या विधवा, उन तीनों को इसके अंतर्गत जो है योजना के तहत पेंशन दी जा रही है प्रति महीने। और इन 3 योजनाओं के अलावा अन्नपूर्णा योजना भोजन के लिए, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम ये सीमित परिवार, सुखी परिवार के लिए दिया गया है। ये 5 योजनाएं 1995 में शुरू हुई थी। पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये महिला सशक्तिकरण योजना, ये शामिल नहीं है इनमें से, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत कठिन, सरल और मीडियम तीनों प्रकार के प्रश्नों को यहाँ देखा, और जाहिर सी बात है आपका प्रमुख विषय नहीं होगा इकोनॉमिक्स, तो बहुत से ऐसे कंटेंट टर्मिनोलॉजी आपको कठिन जरूर होगी, मिली होगी, हमने उसको सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर लिखें। आने वाले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ इस 100 सीरीज को फिर लेकर आते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।